हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अजय शर्मा। एंड बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, काफ़ी सारे आपको मेथड्स दे रखे हैं जिसके थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, तो काफ़ी सारे आपको वहाँ पे लिंक्स दे रखे हैं। सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ द लिंक एंड यू कैन सेंड मी योर डाउट्स। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 persons in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming one person can't hold more than one position. So बच्चों, according to this question there are 8 persons and out of these 8 persons I have to choose 2 persons, one chairman and one vice chairman. So बच्चों सुन लो, तो जो सिलेक्शन वाले जो बच्चे हैं ना वो सुन लो कि जो क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि यहाँ पे चूज आ गया, यहाँ पे सिलेक्शन आ गया, तो वहाँ मुझे क्या करना होता है, कॉम्बिनेशन अप्लाई करना होता है। सो वो वाले बच्चे सुन लो ध्यान से कि यहाँ पे सिलेक्शन दे रखा है, हमें यहाँ पे चूज दे रखा है, बट इस क्वेश्चन में मेरा ऑर्डर मैटर कर रहा है ना। ऑर्डर क्यों मैटर कर रहा है? क्यों? इसका पोजीशन ही डिसाइड करेगा कि उसको चेयरमैन मिलेगा या फिर वाइस चेयरमैन की पोजीशन मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर है वो मैटर कर रहा है। सो आई विल यूज परम्यूटेशन। सो योर आंसर विल बी कि हाउ मैनी वेज कैन वी चूज। सो नंबर ऑफ वेज in which a chairman and vice chairman can be chosen is equal to। so students, हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, and out of 8 objects I have to arrange 2 objects. so my answer is 8p2, which is equal to 8 factorial upon 8 minus 2 factorial. So 8 factorial upon 6 factorial and 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial. So on cancelling we get 56. So बच्चों 56 इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। So बच्चों, in question number 6 find n if this ratio pn4 is equal to 1:9। मुझे n का वैल्यू फाइंड करना है इफ ये कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रही है। सो दैट मीन्स, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सो n-1p3। सो बच्चों ये किसके इक्वल होगा? मेरा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज n-1 -3 फैक्टोरियल। आया समझ? रेशियो np4। सो दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, सो n-4 फैक्टोरियल equal to 1:9। is that clear? so बच्चों n-1 factorial divided by n-4 factorial and ratio मालूम है ना, ये उल्टा हो जाएगा। so this will be n-4 factorial divided by n factorial equal to 1/9। आया समझ में? अब ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा कि n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों फैक्टोरियल्स में बड़ा वाला फैक्टोरियल कौन सा है? n फैक्टोरियल। तो बच्चों मैं n फैक्टोरियल को स्मॉलर फैक्टोरियल में रिड्यूस करूंगा,
एंड रिड्यूस कैसे करते हैं, -1 करते करते। सो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n इंटू n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9, ये इससे कैंसिल हो गया। सो यहाँ से 1/n इज इक्वल टू 1/9 एंड द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 9। सो हमें यही इसमें सोल्व करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, in question number 7 you have to find the value of r if p5r is equal to 2 into p6r minus 1। सो हमें कुछ नहीं, हमें बस डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। 5pr दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, सो 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू दिस is equal to 6 factorial divided by इन दोनों का डिफरेंस, so 6 minus r minus 1 factorial। Is that clear? So बच्चों 5 factorial divided by 5 minus r factorial equal to 2 into 6 factorial divided by this will be equal to 6 minus r plus 1 factorial। Is that clear? Now 5 factorial divided by 5 minus r factorial equal to 2 into 6 factorial को मैं रिड्यूस करूंगा किसमें, स्मॉलर वाले फैक्टोरियल में। सो दिस विल बी 6 into 5 factorial divided by 7 minus r factorial। Is that clear? सो बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया एंड वी गेट 1/5 minus r factorial equal to 12/7 minus r factorial। Is that clear? इसके बाद बताइए कि हमें एक फैक्टोरियल को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो मैं कौन से वाले फैक्टोरियल को रिड्यूस करूं? कि आपको मालूम है जब मैं रिड्यूस करता हूँ -1 करता हूँ, तो बच्चों अगर मैं इसमें -1 करूँगा ना, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस आर, फिर 3 माइनस आर, फिर 2 माइनस आर, बट इससे मेरा ये 7 माइनस आर फैक्टोरियल नहीं आया। अगर मैं इसमें से -1 करूँ, सो वी विल गेट फर्स्ट 6 माइनस आर, फिर 5 माइनस आर, तो मुझे इस वाले को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो आई विल राइट 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 12/7 minus r into 6 minus r into 5 minus r factorial, and this cancel outs and we get 7 minus r into 6 minus r equal to 12। and अब इसको सोल्व करेंगे, so 42 minus 13r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12 एंड यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा कि आर स्क्वायर माइनस 15r, लेट मी जस्ट चेक इट वंस। सो इसके फैक्टर क्या बनेंगे आपके, ये आर स्क्वायर माइनस ऑफ 13r है ना। सो बच्चों क्या फैक्टर बनेंगे मेरे, माइनस ऑफ 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से मैं r कॉमन निकालूंगा, सो r माइनस 10 एंड वी विल गेट माइनस ऑफ 3r, सॉरी माइनस 3 एंड r माइनस 10 इक्वल टू 0। So from here r is either equal to 3 or r equal to 6, sorry r equal to 10। Is that clear? r is either equal to 3 or r equals to 10। अब बच्चों जरा आपको ध्यान से देखना है एक बात कि क्या मेरी r की वैल्यू 10 पॉसिबल है क्या? जरा सोच के देखो, क्या मेरी r की वैल्यू 10 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो बच्चों कि यहाँ पे क्या है 5pr है ना, सो ऐसा पॉसिबल है क्या कि आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स आई हैव टू अरेंज 10 ऑब्जेक्ट्स। इज दिस पॉसिबल? सॉरी दिखाई नहीं आप लोगों को कि आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स
क्या ये पॉसिबल है कि मैंने क्या ले लिए, आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स आई हैव टेकन 10 ऑब्जेक्ट्स, इज दिस पॉसिबल? नो। अगर मैं यहां से देखूं, सो आउट ऑफ 6 आई हैव टेकन 10 - 1 9 ऑब्जेक्ट्स, इज दिस पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो यहां से जो मेरी r = 10 वाली वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी एंड मेरा आंसर कितना आएगा, r = 3 इज द आंसर। Is that clear? Now the second part of this question, second part says कि 5pr is equal to 6 of pr minus 1 and you have to find the value of r. You have to find the value of r. So बच्चों we will simply use that formula कि P5R is equal to 5 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, सो 5 माइनस R फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। So 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू, इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 7 माइनस R फैक्टोरियल। सो यहाँ से ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई एंड वी गेट 1/5 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू 6/7 माइनस R फैक्टोरियल। तो बताओ किसको रिड्यूस करने में फ़ायदा है मेरा, किसको मैं रिड्यूस करूँगा, मैं इस वाले को रिड्यूस करूंगा। सो वी विल हैव 1/5 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू 6/7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R फैक्टोरियल। रिड्यूस कैसे करते हैं, -1 करते जाना होता है हमें। सो ये टर्म हमारी कैंसिल होगी एंड वी गेट 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इक्वल टू 6। So from here 42 minus 13R plus R square equal to 6. So guys, R square minus of 13R and plus 36 equal to 0. Is that clear? Now R square minus of 9R minus of 4R plus 36 equal to 0. So from here R minus 9 and minus 4R minus 9 equal to 0. So from here we get R minus 9 into R minus 4 equal to 0. So value of R is either equal to 9 or either equal to 4. सो बच्चों इस बार हमारा क्या रिजेक्ट हो जाएगा, हमारा R इक्वल्स टू 9 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स आई कांट टेक 9 ऑब्जेक्ट्स। अगर मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स ही 5 है तो उसमें से मैं 9 कैसे निकालूंगा, है ना। सो दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। Now question number 8, how many words with or without meaning can be formed using all letters of the word equation using each letter exactly once? So बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें इक्वेशन में जो लेटर्स हैं ना, इक्वेशन जो मेरा वर्ड है उसमें जितने भी लेटर्स हैं उन सबको मुझे यूज करके वर्ड्स बनाने हैं और कंडीशन क्या है कि ईच लेटर एक बार ही यूज होगा, दैट मीन्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो बच्चों ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है कि व्हेन मैंने जो एडिशनल क्वेश्चंस करवाए थे ना, आपको एडिशनल क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन वहां लिया था, वहां हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सोल्व किया है। सो बच्चों इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसी सेम प्रॉब्लम को we will solve with the help of formula. So बच्चों total number of permutations कितने हो जाएंगे? So tell me how many total objects we have? 1 2 3 4 5 6 7 8. So we have total 8 objects
एंड आउट ऑफ दीज 8 ऑब्जेक्ट्स मुझे सभी को ही लेना है ना, all letters of the word. So 8p8 that is equal to 8 factorial upon 8 minus 8 factorial. So बच्चों 8 factorial divided by 0 factorial, so this is equal to 8 factorial, and 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. चलो मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 30 4 जा 120, 120 into 3 360, 360 into 2 720 into 56. चलिए मल्टीप्लाई कर दो इसको. सो 56 2 जा is 112. सो 2 कैरी हमारा 11, एंड 56 into 7, 56 into 7 is 350, 350 plus 42 392, 392 plus 11 that is 392 413. So our answer is 413 40320. ठीक है, हमने ऐसे कर लिया इसको. दिक्कत है किसी को, किसी में इस क्वेश्चन में किसी दिक्कत थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना, कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करने थे हमें सिंपली. सो हमें सभी लेटर्स को यूज करना है. सो 8p8, और आप इस बात को डायरेक्टली भी लिख सकते थे 8 फैक्टोरियल. क्यों? क्योंकि बच्चों हमें सारे ही लेटर्स को, हमें सारे ही ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, हमें सारे ही ऑब्जेक्ट्स को लेना है. सो हमें इसको डायरेक्टली मालूम है क्या होता है, वो n फैक्टोरियल होता है, एंड हियर n इज 8. अब इसको थोड़ा सा अच्छे से क्या लिख सकते हो कि आप, कि देयर आर 8 objects and we have to take all objects at a time. Out of 8 objects we have to take all objects. एक ही बार में हमें सारे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं. सो योर आंसर इज P88, or you can directly say this is equal to 8 factorial. So next question देखते हैं अब. Now question number 9, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word Monday if repetition is not allowed and if. तो बच्चों इस बार हमें मंडे वर्ड का सारे लेटर्स को यूज करना है, और यूज करने के बाद हमें इन पार्ट्स को सोल्व करना है. सो फर्स्ट पार्ट इज 4 लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम. तो बच्चों अगर आउट ऑफ 8 लेटर्स मुझे 4 लेटर्स को यूज करने हैं, और चेक कर लो, देखो सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या मेरा ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर नॉन डिस्टिंक्ट हैं. सो यहाँ पे सारे मेरे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, अलग अलग हैं, है ना. सो ये कौन सा वाला केस हो गया कि व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट. सो बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, कि आउट ऑफ 8 आई हैव टू टेक 4 लेटर्स एट ए टाइम. सो माई आंसर विल बी P84, and which is equal to 8 factorial upon 8 minus 4 factorial. So बच्चों 8 factorial divided by 4 factorial. So 8 into 7 into 6 into 5. So 6 5 is 30, 30 into 7 210. So बच्चों 210 into 8 that is equal to 0 8 16. So our answer is 1680. सॉरी 8 लेटर्स का है इसमें, 6 ही लेटर्स है ना. इस मंडे में आपके कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6. सो आउट ऑफ 6 में से मुझे कितने चूज करने हैं, मुझे कितने यूज करने हैं, 4 यूज करने हैं. सो माई आंसर इज 6p4. सो बच्चों ये किसके इक्वल होगा हमारा, 6 फैक्टोरियल divided by 6 minus 4 factorial, that is 6 factorial divided by 2 factorial. So 6 into 5 into 4 into 3. So 30, 120 and
360. सो बच्चों 360 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? आप चाहो थोड़ा सा अच्छे से ये लिख सकते हो कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, number of permutations when out of 6 objects 4 are taken. Is that clear? So आप ऐसे अपने जो आंसर है ना उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो. वैसे आंसर तो मेरा यही है 6p4, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करके आ रहे हो. ठीक है. अब सेकंड पार्ट है इसका कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम. सो बच्चों अगर आउट ऑफ 6 लेटर्स में सभी को मुझे एक ही साथ में यूज करना है, सो मैं डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख दूंगा 6 फैक्टोरियल. याद है ना कि इफ आउट ऑफ n लेटर्स all letters are used at a time and repetition is not allowed and all letters are distinct, so my answer is n factorial. so यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 6 factorial. so 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. so बच्चों आंसर will be 720. is that clear? हो गया. चलिए लास्ट पार्ट कि when all letters are used but फर्स्ट लेटर इज वोवेल. मतलब जो मेरा पहला लेटर है ना वो क्या है? वोवेल है. सो हमें सभी लेटर्स को यूज करना है. सो आई एम मेकिंग दीज 6 लाइन्स. अब बच्चों मेरा पहला लेटर क्या होना चाहिए? वोवेल होना चाहिए. तो मेरे पास कितने वोवेल्स हैं देखिए जरा. सो आई हैव 2 वोवेल्स. सो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 2 वोवेल्स हैं हमारे पास एंड 4 कॉन्सोनेंट्स हैं. सो आपको मालूम है कि जहां मेरी कंडीशन लग रही हो ना उसको मैं अलग सोल्व करूंगा और जहां मेरी कंडीशन नहीं है उनमें मैं अलग से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और फिर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं. सो बच्चों इसके लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे कि मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? इसके लिए 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. क्यों? क्योंकि हमें इस वाली पोजीशन पर वोवेल ही रखना है. सो अगर हमें यहाँ पोजीशन पर वोवेल रखना है सो आउट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स मुझे एक ऑब्जेक्ट लेना है. सो आई विल राइट P21. इज दैट क्लियर? नाउ 1 2 3 4 5. सो यहाँ पे कितने रह गए हमारे? 5 रह गए. बट टोटल आपके पास 6 थे. सो 6 में से हमने क्या किया? 6 में से हमने एक तो यहाँ पे रख लिया. सो रिमेनिंग कितने ऑब्जेक्ट्स रह गए हमारे पास? 5 ऑब्जेक्ट्स रिमेनिंग रह गए. एंड बच्चों इन 5 में से हमें 5 ही चूज करने हैं. सो दैट इज इक्वल टू P5. सो बच्चों 2P1 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5P5. दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल. सो बच्चों 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. So 10, 40, 120 and 240. So 240 is the answer. Is that clear? 2 factorial into 5 factorial. इसको आप सोल्व कर लेना. 2 into ये कितना बनेगा मेरा? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर कितना आ गया? 240. Is that clear? अब बच्चों इसी सेम क्वेश्चन को है ना आप लोग क्या करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सोल्व करेंगे. ठीक है. और अगर आपको कहीं मिस्टेक कहीं आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना. ठीक है. सो यू विल डू द सेम क्वेश्चन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि इन क्वेश्चन नंबर 10 in how many way of the distinct permutation of the letters in Mississippi MISSI PPI in how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the 4 I's not come together? 4 I's not come together. सो बच्चों अगर मेरा नोट वाला आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि टोटल निकालने पड़ेंगे माइनस
जब चारों साथ में आए, है ना। टोटल परम्यूटेशंस माइनस कि जब चारों आई साथ में आए तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट दैट 4 आईज नॉट कम टुगेदर। इज दैट क्लियर? सो चलिए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले काउंट करो कि कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो बच्चों वी हैव 11 ऑब्जेक्ट्स, वी हैव 11 ऑब्जेक्ट्स। अब बच्चों इसमें रिपीटिशन वाला है ना, रिपीटिशन सॉरी, इसमें सारे लेटर्स मेरे डिस्टिंक्ट नहीं हैं। तो चेक करो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4। सो इसके अंदर मेरे 3 तो क्या है, आईज, 4 आईज हैं, 4 इसके अंदर आईज हैं, 4 आई है। एस कितने हैं, 4 ही इसमें के अंदर एस हैं। एंड बच्चों 2 इसके अंदर पी है। इज दैट क्लियर? आ गया समझ यहाँ पे? अब देखिए कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस अगर मुझे फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी इक्वल टू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितनी बार रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल लिखना है मुझे। सो आई मेरा 4 बार रिपीट हो रहा है, सो आई विल डिवाइड दिस बाय 4 फैक्टोरियल इनटू एस भी मेरा 4 बार रिपीट हो रहा है, सो आई विल डिवाइड दिस बाय 4 फैक्टोरियल इनटू जो मेरा p है दैट इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, सो 2 फैक्टोरियल। आया समझ? सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। वैसे सोल्व करने की नीड नहीं होती बट चलो कर लेते हैं सोल्व। सो 11 फैक्टोरियल को मैं लिख दूंगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। सो बच्चों 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया एंड वी विल हैव 3 2 जा 6, सो 6 से 6 हमारा ये कैंसिल हो गया एंड 4 2 जा 8, सो 8 से 8 हमारा कैंसिल हो गया एंड वी हैव 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। इज दैट क्लियर? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो बच्चों 11 इंटू 10 इंटू 7 5 जा 35 and 35 into 9, 9 5 is 45, 4 315, so this is 315. so बच्चों 11 into 315 so जब मैं 315 को इसे मल्टीप्लाई करूंगा so we will have 315 so 5 6 4 so 3 4 6 5 0 3 4 6 5 0 ये मेरे क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आ गए 3 4 6 5 0। सो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड कर लिए। इज दैट क्लियर? अब बच्चों हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि जब चारों आई क्या साथ में आई, हमें वो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस when all i's are together, when all 4 i's are together। सो बच्चों मैंने 11 डॉट्स लाइन बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इज इट क्लियर? मैं इसको हमेशा प्रीफर करता हूँ लाइंस बनाने वाले का, तो क्योंकि इससे है ना आप इजीली समझ पाते हो। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें 4 आई को साथ में रखना है। तो मैं इन चारों आई का एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। सो मैंने मान लिया ये मैंने यहाँ पे सारा आई फिल कर दिया। सो ये मेरा सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बच्चों मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 8 ऑब्जेक्ट्स। सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इस वाले में मेरा रिपीट क्या होगा, इस वाले में मेरा रिपीट क्या होगा, देखिए
4 आई तो यहाँ पे आ गए, तो इसके अंदर क्या होंगे बच्चों, 4 एस होंगे और 2 पी भी तो होंगे। सो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इज दैट क्लियर? यहां तक ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं कि जिसको मैंने एक बॉक्स माना है ना, उसके अंदर वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैं अरेंज करता हूं। सो इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 4। सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या इन 4 फैक्टोरियल में कुछ मेरा कॉमन है, कुछ मेरे सेम ऑब्जेक्ट्स हैं क्या? सो चारों के चारों ही सेम है, इसमें चारों के चारों ही सेम है। तो बच्चों मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, फिर 4 फैक्टोरियल से मुझे इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक बार फिर से बोल देता हूं कि व्हेन आई एम फाइंडिंग आउट, कि जब चारों आई क्या हो, साथ में हो। सो बच्चों मैं इन चारों आई को एक क्या मान लूंगा, ऑब्जेक्ट मान लूंगा। सो 1 ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 + 1 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए। सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, कि क्या मेरा इसके अंदर कुछ रिपीट है, क्या इसके अंदर मेरा कुछ ऑब्जेक्ट सेम है, यस। तो 4 एस इसके अंदर सेम है, सो उसके लिए 4 फैक्टोरियल, एंड 2 पी सेम है तो उसके लिए हमारा 2 फैक्टोरियल इनटू, अब क्या करूंगा मैं कि जो हमने ऑब्जेक्ट, जो हमने बॉक्स माना है ना, जिसको हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, अब मैं उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैं अरेंज करूंगा। तो यहां पे क्या है आपके, हमारे पास 4 लेटर्स हैं। सो मुझे इन चारों लेटर्स को अरेंज करना पड़ेगा। सो 4 लेटर्स को अरेंज करने के लिए 4 ही हमारे पास प्लेसेस हैं, तो कितने ऑप्शंस होंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हमें क्या करना है बच्चों कि हमें ये देखना है कि क्या उनमें से कुछ आपके सेम ऑब्जेक्ट भी हैं, क्या उनमें से आपके कुछ सेम लेटर्स भी हैं। सो मैंने क्या देखा कि चारों के चारों ही लेटर्स सेम हैं, सो उसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ा 4 फैक्टोरियल से। सो ये हमारा कैंसिल हो गया एंड आवर आंसर इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, 8 फैक्टोरियल को मैं रिड्यूस करूंगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। सो ये हमारा कैंसिल हो गया एंड जब मैंने 2 को इससे डिवाइड कर दिया तो वी विल गेट 4। सो बच्चों 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, सो 6 5 is 30, 30 इंटू 7 210, 210 इंटू 4 इज 840, 840। तो 840 क्या है हमारा कि हमारा 840 वो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आ गए जब चारों आई क्या होंगे, साथ में होंगे। तो बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, हमें वो फाइंड करना है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन 4 आईज not together. So बच्चों this will be equal to total number of permutation minus permutation when all i's together, all 4 i's together. So total number of permutation is, जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला, जो वैल्यू आई थी 34650 माइनस की नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन ऑल 4 आईज टुगेदर इज 840। सो बच्चों इसको अब आप माइनस कर दो। सो 11633, सो आंसर इज 33810 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं। Now the last question of this exercise, in how many ways can the letters of word permutation be arranged if part first ki word starts with P and end with S, second part ki vowels occur together, and third part ki there are always 4 letters between P and S। तो चलिए 1 by 1 करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसमें कितने लेटर्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि देयर आर 12 लेटर्स। चेक कर लो, 12 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
और या फिर ब्रैकेट में हम क्या बोल सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये देख लो कुछ रिपीटेशन है क्या। सो आउट ऑफ दिस देयर आर, तो चेक करो इसमें कुछ रिपीटेशन है क्या। सो क्या मेरा P रिपीट हो रहा है? नो, मेरा P इसमें रिपीट नहीं हो रहा। क्या E रिपीट हो रहा है? कहीं E भी रिपीट नहीं हो रहा। R भी रिपीट नहीं हो रहा। M भी नहीं हो रहा। U भी रिपीट नहीं हो रहा। T हमारा रिपीट हो रहा है। A रिपीट नहीं हो रहा। I भी रिपीट नहीं है। O भी रिपीट नहीं है। N भी रिपीट नहीं है। सो देयर आर 2 P's। ठीक है बच्चों, सो इसमें से हमारे क्या है, 2 P हैं। ये एक लाइन होगी। इसके बाद चलो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। सो वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। तो बच्चों मैं कितने बॉक्सेस बना लेता हूं? 12 बॉक्सेस बना लेता हूं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये बोल रहा है कि द वर्ड शुड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। सो बच्चों P से स्टार्ट हो गया और S से हमारा एंड होगा। सो इसमें मेरे कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे बताइए जरा। सो इसमें हमारे 10 लेटर्स होंगे। और बच्चों ये बताओ कि क्या उन 10 लेटर्स में क्या कोई भी मेरा रिपीट है? क्या उन 10 लेटर्स के अंदर कोई भी रिपीट है क्या मेरा? नहीं, नो 10 letters and all are distinct। all are distinct। ये क्या हुआ? पहले मेरा distinct नहीं था, पहले मेरे 2 P थे, बट बाद में मेरे सारे distinct कैसे हो गए? कि बच्चों जो P है ना उसकी पोजीशन तो हमारी सॉरी हमारे P2 नहीं है, हमारे T2 है। देयर आर 2 T's, PERMUTATIOS। सो बच्चों 2 T है। सो हमारा क्या इसमें रिपीटेशन है, हमारा इसमें 2 ऑब्जेक्ट सेम है। सो 10 लेटर्स एंड आउट ऑफ 10 लेटर्स वी हैव 2 T's। इज दैट क्लियर? सो बच्चों इसके मेरे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होंगे? फिर नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी इक्वल टू, सबसे पहले P की बात करते हैं। तो बच्चों इस बताओ P के लिए मेरे पास कितने परम्यूटेशन होंगे? 1, क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स है। सो इसके लिए एक ही मेरा केस। अब इन बीच वाली 10 पोजीशंस के लिए बताइए कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेम कितने हैं मेरे? 2 T है। सो 2 फैक्टोरियल इनटू, फिर इसके लिए कितना है मेरा? 1। तो चाहो तो आप ये 1 लिखो, चाहे आप 1 ना लिखो। 1 क्यों आया है? क्योंकि P और S की तो पोजीशन फिक्स है। सो बच्चों इनको मेरे पास अरेंज करने के लिए एक ही तरीका है, इसके लिए मेरे पास एक ही तरीका है। सो 1 1। अब जो बीच में जो 10 लेटर्स रह गए, जो मेरे 10 वैकेंट प्लेसेस रह गई, उनके लिए मेरे पास 10 लेटर्स हैं एंड उन 10 लेटर्स के अंदर मेरे 2 रिपीट हैं, 2 लेटर्स मेरे सेम हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड यही हमारा आंसर है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको आगे सोल्व करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बट एनसीईआरटी आपको अलाउ करता है कि आपको सीबीएसई बोर्ड अलाउ करता है कि आप फैक्टोरियल को सोल्व ना करो। सो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया ये। नाउ द सेकंड पार्ट इज कि ऑल वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। सो बच्चों बताओ, all vowels are all together. So there are 12 letters objects. Out of these vowels कितने बताइए? 1 2 3 4 5। फिर से चेक कर लो, 1 2 3 4 5। So there are 12 letters. Out of these 5 vowels and 7 कॉन्सोनेंट्स। सो बच्चों 12 बॉक्सेस बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं ऐसे क्यों बनाता हूं? क्योंकि देखो यहां से समझ पाना बहुत ही आसान होता है। अब 5 वोवेल्स को मुझे एक साथ में चाहिए, मुझे सारे वोवेल्स को एक साथ में चाहिए, तो मैं उसका एक सिंगल
ऑब्जेक्ट बना लूंगा। सो 1 2 3 4 5, सो मैंने 5 पोजीशंस का एक ही ऑब्जेक्ट बना लिया। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो वी हैव टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स एंड मुझे 8 ही ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। सो इसके लिए कितने परम्यूटेशन हो जाएंगे मेरे 8 फैक्टोरियल। बट बच्चों इनमें क्या है कि कुछ मेरा रिपीट भी है। तो बताओ रिपीट कितने हैं इसमें मेरे 2 टीबी तो आएंगे, इस वाले में मेरे 2 टीबी तो आएंगे ना। सो यहां पे 2 टी रिपीट हो रहा है, सो आई विल राइट 2 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? इन 2 कि जो जिसको मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट माना है ना, अब मैं उसके अंदर वाले लेटर्स को अरेंज करूंगा। सो इसके अंदर मेरे कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 लेटर्स, सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या कुछ इसके अंदर भी सेम है क्या? नहीं, सारे जो मेरे वोवेल्स है वो डिफरेंट है। सो डिवाइडेड बाय मुझे कुछ नहीं करना एंड यही मेरा क्या है इसका आंसर। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सो चाहो तो आप इसको इतना छोड़ो या फिर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो एंड हमारा आंसर आएगा 2419200। सो मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सोल्व किया है, बट आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बच्चों इसका लास्ट जो थर्ड पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, वो थोड़ा सा अलग है ना, तो वो थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में हमेशा मेरे कितने लेटर होंगे? 4 लेटर्स होंगे। सो बच्चों इसकी बात करते हैं। सो वी हैव 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सो हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा P यहां पे है, तो हमारा S कहां होगा? S विल बी 1 2 3 4, S हमारा यहां होगा, ठीक है। अब सेकंड केस क्या बन सकता है? 5 6 7 8 9 10 11 12 कि अगर मेरा P यहां हो तो बच्चों S कहां होगा? मेरा S मेरा यहां होगा, है ना। ऐसे ही मेरा तीसरा केस क्या बन सकता है कि अगर मेरा P यहां है तो S विल बी हियर, ये केस बन सकता है। अब फोर्थ केस क्या बन सकता है कि मेरा P यहां हो एंड S फिर हमारा यहां हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फोर्थ केस ये बन सकता है। फिफ्थ केस क्या बन सकता है मेरा कि मैं पहले सारे केस बना रहा हूं, ठीक है, वीडियो पॉज करके मैं सारे केस बना देता हूं। तो बच्चों इतने सारे केस पॉसिबल हैं। अब देखो इसने यहां कोई मेंशन नहीं किया ना कि मेरा पहले P आएगा या फिर पहले मेरा S आएगा। तो बच्चों कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 केस तो ये हो गए हमारे। अब इस ऐसे भी तो बन सकते हैं कि मेरा S पहले है एंड फिर मेरा P, यहां भी मेरा S पहले फिर मेरा P, S पहले और फिर मेरा P, S पहले फिर मेरा P, S पहले मेरा P, S पहले फिर P, S पहले फिर P। तो बच्चों मेरे पास टोटल कितने केस बनेंगे? टोटल मेरे पास 14 केसेस बनेंगे। टोटल मेरे पास कितने केस बनेंगे? टोटल मेरे पास 14 केस बनेंगे। ये बात समझ आ गई क्या आपको? ये बात क्लियर हुई? इसने बोला है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स, P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर होंगे। तो बच्चों मैंने सारे केसेस बना लिए कि क्या क्या केस मेरे पॉसिबल है। तो पहला दूसरा तीसरा 7 केस तो ये बन गए। अब दूसरा क्या हो सकता है कि मेरा पहला S आए और फिर मेरा P आए, पहले S लिखूं मैं फिर उसके बाद P लिखूं, तो ऐसे मेरे 7 केस और बन जाएंगे। तो टोटल कितने केस बन गए हमारे? 14 केसेस बन गए। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आई? अब बच्चों मैं इसको नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करता हूं, है ना, कि अगर मेरा P फर्स्ट पोजीशन पे है और S अगर मेरा 6th पोजीशन पर है तो फिर मेरे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे? सो बच्चों आउट ऑफ 12 मेरे कितने पोजीशन चले गए? 2 पोजीशन मेरे चले गए। रिमेनिंग पोजीशन कितनी है? 10। सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या इनमें मेरा कुछ
सेम ऑब्जेक्ट्स हैं? यस, टी मेरा 2 बार सेम है, सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही इसका भी कितना होगा? आउट ऑफ 12 2 पोजिशंस तो मेरी फुलफिल होगी, सो आई विल हैव 10 फैक्टोरियल, सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही बच्चों सारे केस का क्या होगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये बात आई क्या समझ में? इज दैट क्लियर? सो बच्चों हमारे पास टोटल 14 केसेस बनेंगे और हर एक केस के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हैं? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब चेक कर लो, अगर मैं इसका भी निकालना चाहूं तो देखो टोटल 12 पोजीशंस थी, आउट ऑफ 12 2 पोजीशंस तो मेरी फिक्स हैं, सो मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स रिमेनिंग है? 10 ऑब्जेक्ट्स रिमेनिंग है, एंड आउट ऑफ दीज 12 ऑब्जेक्ट्स 2 आर सेम, सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहां तक ठीक है। अब बच्चों यहां पे क्या है, हमें हमारे पास केसेस मिल रहे हैं, दैट मीन्स आई हैव ए चॉइस, आइदर आई कैन टेक दिस 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 दिस। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन सबको ऐड करना पड़ेगा, मुझे इन सबको ऐड करना पड़ेगा, है ना? सो बच्चों टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, total number of permutations will be 10 factorial divided by 2 factorial। ये पहले केस का हो गया। ऐसे ही दूसरे केस का भी यही हो गया, फिर तीसरे केस का भी यही हो गया, फिर चौथे केस का भी यही हो गया, पांचवें केस का भी यही, छठे केस का भी यही, सातवें केस का भी यही हो गया, आठवें केस का भी यही हो गया, नौवें केस का भी यही, एंड फिर 10th वाली केस का भी यही। सो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 10। इज दैट क्लियर? एंड यही मेरा क्या है, इसका आंसर है। आई बात समझ में? यहां पे हम लोगों को ऐड करना पड़ा। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो क्या होता? देखो इन सबके बीच में मल्टीप्लाई होता तो वो बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है ना, बड़ी वैल्यू। बट यहां पे हमारे पास केसेस हैं कि आइदर यू चूज द फर्स्ट केस और द सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। सो आई हैव एडेड ऑल द केसेस, मैंने सभी केसेस को ऐड किया है और मेरे पास टोटल कितने केसेस बने हैं? सॉरी, मेरे पास टोटल 14 केसेस बने हैं। मेरे पास टोटल 14 केसेस बने हैं ना, तो आपको यहां पे तो मैंने 10 लिखे हैं, सो आपको फिर से आगे लिखना पड़ेगा। कभी कभी माइंड से ऐसे निकल जाता है ना। प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सो 14 मैंने यहां पे लिखा और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अब देखो इस क्वेश्चन को आप लिखोगे कैसे, है ना? ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, समझ में आपको लोगों का आ गया होगा। बट मैं सारे केसेस नहीं बनाऊंगा ना एग्जाम में, जब मुझे आंसर नोटबुक में लिखना होगा तो मैं सारे केस नहीं बनाऊंगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि देयर आर टोटल 14 केसेस दैट fulfill the above condition। Is that clear? So बच्चों number of permutations for each case कितना है मेरा? 10 factorial divided by 2 factorial। Is that clear? So total number of permutations for all cases will be equal to 10 factorial divided by 2 factorial into 14, and this is my answer। Is that clear? And if you wish you can also draw those 14 cases भी आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। So बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई। So from the next video we will discuss about combination। सो हम लोगों ने परम्यूटेशन बहुत अच्छे से फिनिश कर लिया है। अब बच्चों जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना,
उसके बाद वी विल डिस्कस मैनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, जो बुक आती है उसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट लिख सकते हैं, मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में पक्का सोल्व करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।